पीर फकीर तो चुप ही रहते हैं मजकूर, दुनियादार ही दीनी बातें करते हैं। लेकिन जब जुल्म बढ़ता है तो पीर फकीर चुप नहीं रहते। तब वो न सिर्फ आवाज़ बुलंद करते हैं बल्कि तलवार और बंदूक भी उठा लेते हैं। हो सकता है कि आपको ये अजीब लगे, लेकिन हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में साधु, फ़कीर और सूफ़ी न सिर्फ हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों से लड़ने की हिम्मत दे रहे थे, बल्कि वो खुद भी जंग के मैदान में थे। नागा साधु और सूफ़ी फ़कीर हिंदुस्तान की मिट्टी के वो पहले सपूत थे जिन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हथियार उठाए। अचंभा होता है ना ये सोचकर, लेकिन यही सच है। 1757 में प्लासी की जंग के बाद अंग्रेज़ हिंदुस्तान के हुक्मरान तो बन गए थे, लेकिन हिंदुस्तानी अवाम के दिलों को वो न जीतना चाहते थे और न कभी जीत सके। करा तो लूँगा मैं इलाका खाली लड़ झगड़ कर, मगर जो उसने दिलों पे कब्जे किए हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम और आज के बांग्लादेश में नागा साधुओं और फ़कीरों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ने का बीड़ा उठाया। 1760 की दहाई में मजनू शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, मूसा शाह जैसे सन्यासी और फ़कीरों ने अपने हज़ारों लोगों को लेकर अंग्रेज़ राज के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल नहीं थी, ये किस्सा उन लोगों के लिए भी सबक है जो मुल्क को ज़बान या भाषा के नाम पर बांटते हैं। मजनू शाह कानपुर के पास के रहने वाले थे और उनके पीछे बंगाली बोलने वाले किसान लड़ रहे थे, क्योंकि वतन की मोहब्बत सबसे अजीज थी। 1762 से 1787 तक मजनू शाह ने इस आंदोलन की अगुवाई की और कई बड़े अंग्रेज अफसरों को मार गिराया। उनके बाद मूसा शाह ने आंदोलन की कमान संभाली और जंग जारी रही। लेकिन 1790 की दहाई खत्म होते होते साधु और सूफी ये समझने लगे कि अंग्रेजों से सीधी लड़ाई में गांव के किसानों का साथ लेकर जीतना मुश्किल होगा। उन्हें जरूरत थी हथियार चलाने में ट्रेंड सिपाहियों की। अब वो कहां से आए? ऐसे में तय पाया कि इसके लिए कई सतह पर काम करना होगा। सबसे पहले हजारों की तादाद में साधु और फ़कीरों ने मराठा, मैसूर, राजपूताना और ऐसी रियासतें जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ थीं की फ़ौजों में भर्ती लेनी शुरू कर दी। 1800 आते आते सिंधिया, होलकर, झांसी और ऐसी कई फ़ौजों का बड़ा हिस्सा फ़कीर और साधु थे। फ़कीरों ने ज़्यादातर जगह तोप खानों में महारत हासिल की थी। झांसी की रानी के दस्ते में तोप चलाने वाली टुकड़ी फ़कीर सिपाहियों की होती थी जो अपने काले झंडे के साथ जंग करते थे। इन फौजों में एक अली गोल करके फ़कीरों की टुकड़ी भी थी जो या अली के नारे के साथ दुश्मन को गोल घेरे में लेकर हमलावर होती थी। टीपू सुल्तान की फौज में भी साधु और फ़कीर बड़ी तादाद में मौजूद थे। दूसरी तरफ ये सन्यासी और साधु राजा, नवाब और बाकी अफसरों को धर्म के नाम पर अंग्रेज़ों के खिलाफ शिक्षा देने लगे। टीपू सुल्तान, सिंधिया, झांसी, हर जगह कोई सूफी, फ़कीर या सन्यासी राजा का गुरु था जो अंग्रेज़ों से खतरे के लिए उन्हें आगाह कर रहा था। कुछ सूफी और साधुओं ने तमाशा दिखाने वालों का भेष बनाया और जहां जहां अंग्रेज फौज की छावनियां थी वहां वहां कठपुतली का खेल, मरसिए, रामायण का पाठ या ऐसे ही करतबों से हिंदुस्तानी सिपाहियों में देश प्रेम की भावना भरना शुरू कर दिया। ये कोई संयोग नहीं है कि 1806 में वेल्लोर विद्रोह में भी फ़कीरों का नाम सिपाहियों को भड़काने में था और 1857 में भी। शेख अदम और अलीम अली शाह अगर वेल्लोर में अंग्रेज़ों से लोहा लेने वालों के नेता थे तो 1857 में अलामा फजले हक खैराबादी और हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने अंग्रेज़ फौज से जंग करी। विनायक दामोदर सावरकर की माने तो फ़कीर अहमद शाह 1857 का प्लान तैयार करने वालों और जंग करने वालों में सबसे ज़रूरी लोगों में से एक थे। 1857 में अंग्रेज हार न सके, लेकिन साधु और फ़कीर भी नहीं हारे। एक बार फिर उन्होंने तरीका बदला।
फ़कीरों ने अफ़गानिस्तान से सटे इलाक़ों में लोगों को जोड़ना शुरू किया और साधुओं ने गौ रक्षा आंदोलन की आड़ में अंग्रेज़ सिपाहियों की रसद रोकना शुरू किया। 1920 आते आते सूफियों के एक धड़े ने कांग्रेस का साथ दिया। गौरतलब रहे कि 1916 में गांधी जी से सबसे पहले मिलने वालों में सिंध के सूफी थे और उन्होंने ही गांधी जी को आंदोलन शुरू करने को कहा था। और जब आंदोलन हुआ तो असहयोग आंदोलन में जेल जाने वाले पहले हिंदुस्तानी महबूब शाह एक सूफी फ़कीर थे। 1930 की दहाई में जब सुभाष चंद्र बोस की राजनीतिक सोच ने उम्मीद दी, तब इपी के फ़कीर पीर पगारों और मुल्ला हड्डा जैसी दरगाहों से फ़कीरों ने हथियार बंद विद्रोह शुरू कर दिया। सुभाष मानते थे कि अगर वजीरिस्तान और सिंध के फ़कीरों को हथियार मिल जाएंगे तो अंग्रेज़ मुल्क छोड़कर भाग खड़े होंगे। याद रखना चाहिए कि इपी के फ़कीर ने तो पाकिस्तान में रहते हुए 1948 में नेहरू जी को एक ख़त लिखकर इसलिए हथियार मांगे थे कि वो कश्मीर में जंग कर सकें और पाकिस्तान से हुए बंटवारे को ख़त्म कर सकें, मगर ये हो ना सका।